ओके, सो बेसिकली इसमें हमने फिर रेगुलेशंस ऑफ ऑडिटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑडिटर, एक ऑडिटर बनने के लिए कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, क्या उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम रिक्वायर्ड होती है, मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है, ऑनगोइंग कंप्लाइंस देखना ज़रूरी है कि हम उन स्टैंडर्ड्स के साथ जिनको हमने पढ़ते हुए ऑडिट रिलेटेड क्वालिफिकेशन हासिल की है, क्या हम उनके साथ अब कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। कौन लोग जो हैं वो ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकते, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ आते हैं, या पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये लोग जो है एज एन ऑडिटर एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी काम बंदा अपने ही काम को ऑडिट कैसे करेगा, ही वुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, वो थर्ड पार्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा, या उनके पार्टनर्स या उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो भी उसका ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसमें हमारे पास और जो भी ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंप्लाई करना, उनको कंसिडर करना, ये देखना कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम उनसे कंप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इंश्योर करना। ठीक है, उस कंपनी का असेस करना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं कि नहीं, लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाइंस है कि नहीं, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, ट्रूथ एंड फेयरनेस को इंश्योर करना, फिर एडुकेट डिस्क्लोजर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन है या नहीं, ये सब चीज़ों को देखना एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे राइट्स क्या हैं कि हमें तमाम रिकॉर्ड्स, हमें एम्प्लॉयज़ तक एक्सेस अवेलेबल हो, ताकि हमने कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है, हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो। फिर हमें मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रिगार्डिंग एनी जजमेंट्स दैट दे हैव मेड। इसी तरह कोई भी हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है, ईजीएम जिसको हम कहते हैं, उसको कॉल करने का राइट होना चाहिए हमारे पास, बिकॉज जो हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसमें अगर हमें कोई भी इश्यूज फेस करने आ रहे हैं तो वो हम अपने शेयर होल्डर्स को हाईलाइट करके बता सकेंगे, दीज आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, उसकी इसके साथ साथ टू प्रेजेंट और डिस्कस ऑडिट रिलेटेड मैटर्स, और कोई भी ऑडिट रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो हम जनरल मीटिंग्स में डिस्कस कर सकें, एनी इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एनीथिंग, एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम फेस अगर कर रहे हैं तो हम उसको भी ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, और ये हमारा राइट है कि हम इसको डिस्कस कर सकें। फिर इसके बाद हमारे पास डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ऑडिटर का रिमूवल जो है और उनकी को हायरिंग, डिजिग्नेशन, ये सारे प्रोसेसेस, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी जो हमारा ऑडिट है उसका पार्ट है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। दीज हैव नॉट बीन टेस्टेड इन द पास्ट बट देयर इज़ अ चांस दैट दे माइट बी टेस्टेड, तो प्लीज़ आपने इंश्योर करना है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हों और आपको इन सब का पता आइडिया हो कि ये किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सबसे पहला मॉड्यूल विच इज़ द कोड ऑफ एथिक्स मॉड्यूल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ 5 तरह के थ्रेड्स के बारे में बात की गई है और 5 एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। आई होप आप सबको पता होगा। कैन यू पीपल ड्रॉप इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स दैट आर देयर, जो एक एज एन ऑडिटर जिनके साथ कंप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। सेल्फ इंटरेस्ट जो है बेसिकली इज़ अ थ्रेट। फ़हीम, सेल्फ इंटरेस्ट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल जो आपको जिसके साथ कंप्लाई करना है। प्रिंसिपल्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे भी। इंटेग्रिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है एज एन ऑडिटर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है आ जाती हैं इंटेग्रिटी मीन्स टू टेल द ट्रूथ ऑलवेज। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अनबायस होकर अपने डिसीजंस लें एज एन ऑडिटर, और आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम करें। आपको जो भी काम आप करें, यू नो हाउ टू डू इट, यू आर अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल, द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं, इस सबसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपको ड्यूरिंग क्लाइंट ऑडिट एक एक्सेस मिलता है टू कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफ अ कंपनी, सो यू शुड नॉट बी ब्रीचिंग दैट प्रिंसिपल। आप कंपनी की इंटरनल
इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते विद पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑडिट। एंड लास्टली प्रोफेशनल बिहेवियर इज मेकिंग श्योर दैट यू आर कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और आप कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। सो फ़हीम, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो चीज़ें हैं, वो गुड थिंग्स हैं जो आपने एज एन ऑडिटर ऑब्जर्व करनी है। और जो आप बता रहे हो सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू, ये सारी चीज़ें आर दी थ्रेट्स जो इन प्रिंसिपल्स को फेस करने पड़ते हैं। सो द थ्रेट्स आर बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलैरिटी, एडवोकेसी और इंटिमिडेशन। सो ये सारे थ्रेट्स तो आपको पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि क्या ये थ्रेट्स होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट नाम से पता चल रहा है कि आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आपकी जजमेंट क्लाउड हो गई है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट हो गई है। सेल्फ रिव्यू का मतलब है आप अपना ही काम रिव्यू कर रहे हो। एडवोकेसी का मतलब है आप क्लाइंट की जो है वो यू आर साइडिंग विद द क्लाइंट और यू आर एक्टिंग इन फेवर ऑफ द क्लाइंट और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। इसी तरह आपका फेमिलैरिटी का मतलब है दैट you are basically you have a close relation with the client, जिसकी वजह से आपको आप क्लाइंट को फेवर दोगे एंड यू वुड बी ऑन देयर साइड। इंटिमिडेशन का मतलब है कि आप क्लाइंट से इंटिमिडेट हो रहे हो, यू आर गेटिंग प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो हो रहा है आपको फ्रॉम द क्लाइंट, जिसकी वजह से यू माइट नॉट एक्ट इन अ वे you might not act in a way that is in a professional manner। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कोड ऑफ एथिक्स में फिर हम डिफरेंट सिनारियोज के बारे में पढ़ते हैं जिसमें आपको थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है एनी सॉर्ट ऑफ क्लोज रिलेशन विद द क्लाइंट, अगर आपके लॉन्ग रिलेशन है, if you're serving as a director, so there are a list of different scenarios। आपने याद रखना है कि पेपर में सवाल उन्हीं सिनारियो में से आएगा। सबसे पहले पेपर के सिनारियो में आपने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द इशू यू आर फेसिंग, वेदर इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑडिटर आफ्टर बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, कॉन्वेंट टू द क्लाइंट का सवाल है, लॉन्ग रिलेशनशिप का है, ओवरड्यू फीस का है, कंटिजेंट फीस का है। सो आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो इफ़ यू आइडेंटिफाई दैट, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड थ्रेट मेंशन करना है। जैसे अगर मुझे आ जाता है पेपर में क्वेश्चन गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का, कि गिफ्ट क्लाइंट आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो यू नीड टू टेल दैट दिस इज गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी गिवन बाय द क्लाइंट एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज। और आपने अगर खाली सेल्फ इंटरेस्ट लिखा तो आपको सिर्फ 0.5 मार्क मिलेगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आपने पेपर में पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों है, व्हाई डज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताना है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जो अब आपने सिनेरियो से वर्डिंग आइडेंटिफाई कर ली, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने सिनेरियो की वर्डिंग कॉपी करनी है। जब आपने सिनेरियो की वर्डिंग कॉपी की तो आपने बताने हैं रेलेवेंट थ्रेट्स। आपने कोई भी थ्रेट खुद से नहीं लिखना कि अगर कोड ऑफ एथिक्स में फेमिलैरिटी थ्रेट नहीं लिखा हुआ और आप फेमिलैरिटी थ्रेट लिख रहे हो तो एग्जामिनर आपको उससे कोई मार्क्स नहीं देगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे नो मैटर हाउ गुड यू हैव जस्टिफाइड इट। तो आपने कोड को कंप्लाई करते हुए ये आंसर ड्राफ्ट करना है। फिर आपने जब रेलिवेंट थ्रेट लिखा तो आपको सिर्फ 0.5 मार्क मिला। इसमें प्लस 0.5 कराने के लिए आपने डिफाइन करना है कि ये थ्रेट क्यों है, वाई इज़ दिस थ्रेट अकरिंग, इसकी रीज़न क्या है। So objectivity would be compromised due to personal interest in the client. Objectivity would be compromised due to long or close relation with the client. बस ऐसे क्लाइंट में आपने लिख देना है कि ये जो भी रीज़न है इसकी वजह से हमें ये थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड में पेपर में ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली टेबल फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, तो थ्रेट होगा और यहाँ पे क्या होगा, सेफ गार्ड होगा। तो आप जैसे ही आपको कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है आपने वैसा सेफ गार्ड यहाँ पे लिख देना है। आप इसमें अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, बट द सेफ गार्ड शुड बी एज पर दी कोड। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स बट एज पर दी कोड। तो अगर हमें सेफ गार्ड कह रहे हैं द एंगेजमेंट पार्टनर शुड टेक अ 5-year कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर 7 cumulative years, तो आप इसको वर्ड कर लो डिफरेंटली, लेकिन अगर आप 5 को 6 लिख दोगे या 4 लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपने पूरा एक थ्रेट लिखने का आपको 1 मार्क मिलेगा। सो इस तरह सिनेरियो में से एक थ्रेट जो आप आइडेंटिफाई करोगे उसके पेपर में टोटल 2 मार्क्स होंगे, 1 फॉर सेफ गार्ड एंड 1 फॉर दी
थ्रेट्स दैट यू हैव एक्सप्लेन। तो इस तरह पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है कि क्या सेफ कार्ड्स है। देखो अगर आपको थ्रेट 4 थ्रेट्स लिखे हुए हैं हमारे कोड में, तो अगर आप 2 भी लिख के आते हो पेपर में आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। तो आपने याद कोशिश करना है कि आपको थ्रेट याद रहे एज पर दी कोड क्या है, और जिस पे आप श्योर हो बिल्कुल कि ये वाला है, आपने वो लिखना है पेपर में, ठीक है। और जब आपने सिनेरियो पढ़ना है तो सिनेरियो पढ़ते साथ साथ ही वर्डिंग कॉपी करके पेस्ट करते जानी है कि ये मुझे मिल गया थ्रेट, ये वाली वर्डिंग आपने कॉपी करके हर एक अपने बॉक्स में पेस्ट कर दी, और फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस प्रोसीजर्स। ये कभी कभी पेपर में वो थ्योरेटिकली पूछ लेता है, इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। कंटेंट्स ऑफ दी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप्स बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, प्रोफेशनल एटिकेट लेटर होता है। फिर प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट बहुत ज़रूरी है। दिस very important, this have been tested in the exam for so many times, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स, आसानी से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं इसके लिए। सो प्लीज़ रिमेंबर द प्री कंडीशंस, दीज आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ इसको याद रखना है। इसमें क्या है कि आपने देखना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, आपको मैनेजमेंट एक्नॉलेज करी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रिपरेशन फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, और आपको एक्सेस प्रोवाइड करी है फॉर ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपको आनी चाहिए। आई होप एवरीवन हु इज इन दिस call and who is going to view this video afterwards should know these preconditions by heart by now, क्योंकि अब तो पेपर सिर्फ 2 वीक्स में है, एंड इसका दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो सब बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ रिक्वायरमेंट्स, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, फ़ी हो गई। तो दिस इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्या रीज़न हो सकती है फॉर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग एन एंगेजमेंट। प्री कंडीशन ज़रूर आनी चाहिए, और हाईलाइट करो रिस्क टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। This is also important contents of the engagement letter. This has been tested in the past, but इसकी testing अब कुछ कम हो गई है over time. But we don't know if the examiner is going to test it or not. But ये आपको आना चाहिए, बहुत basic सी चीज़ें हैं। एक एलिमेंट का 1 मार्क होगा, सो 1 मार्क पर एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने इसको 1 मार्क पर एलिमेंट रख के याद रखना। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 7 कोई से भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। दीज आर वेरी इजी, पर आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस करेक्टली इन द एग्जाम, अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वर्डिंग यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। कैसे चेंज कर सकते हो इंगेजमेंट लेटर, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करी है तो फिर क्या कर सकते हो। गिव इट अ क्विक रीड, दिस इज समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन टेस्टेड, सो वी डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी टेस्टेड, बट बहुत बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करिए, डिस्कस कर लो उनसे, रीनिगोशिएट कर लो, उनको बताओ कि उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो साइन करें, इसके बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते। अगर एट द एंड नहीं मान रहे तो पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दो कि हम जो है वो ये इंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दिस गोज। अब आ जाते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ऑडिट के एग्जाम में जो आप सब बच्चों को पता है कि दिस इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जाम, विच इज़ प्लानिंग ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारे पास जो प्लानिंग में ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आता है, वो हमारे पास उस थ्योरी से पहले ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन इज़ बेसिकली आपको उसकी थ्योरी क्या है, प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत दफ़ा उसने पूछा हुआ है कि ऑडिट प्लानिंग करने का क्या बेनिफिट होता है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू डू ऑडिट प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है, और प्लानिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नॉलेज के, ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये तो आना चाहिए, और आप इसको कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि बेटर रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो, बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, टीम सिलेक्शन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, ये रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। की एरियाज़ पे फोकस कर सकते हो, मटीरियल एरियाज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा, एक एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमारी ऑडिट प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आई होप आप सबको कंपोनेंट्स का भी आइडिया होगा। ये दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू गिव अ क्विक रीड, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, ओके। अंडरस्टैंडिंग दी क्लाइंट्स इसका पार्ट है, ऑडिट रिस्क असेसमेंट करना, अब अपनी इंडस्ट्री समझना जिसमें आप काम करने जा रहे हो, व्हाट इज़ द मार्केट लुकिंग लाइक, व्हाट आर द कंपेटिटर्स डूइंग, मटीरियलिटी डिटरमिन करना, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन सेट करना, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करना, ठीक है। तो
तो ये सारा कुछ इसका पार्ट है। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में उसकी मार्केट, उसका जो भी जॉब रोल है क्लाइंट पे, आपने देखना है कि उसकी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी और इंडस्ट्री इन्वायरमेंट क्या कहती है, उसकी पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लाइंट के, व्हाट इज़ द क्लाइंट हेडिंग टूवर्ड्स। देखो, आप अगर अभी ये चीज़ें समझोगे तो एट दी एंड जब आपको प्लानिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए रिस्क आइडेंटिफाई करना आसान होगा। अगर एक क्लाइंट जो है वो लिस्टिंग की तरफ जा रहा है तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि एक क्लाइंट हु इज हेडिंग टूवर्ड्स लिस्टिंग means there is a risk of management bias, means there is a risk that management would try to overstate its profit so that they are able to get a better market value and उनको एक अच्छी लिस्टिंग अब वो कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ आती हैं, इस वजह से आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क इम्पॉर्टेंट, अगेन ये पेपर में पूछ लेता है कि रिस्क के कंपोनेंट्स बताओ, या कोई एक कंपोनेंट क्या क्या कहता है कि एक्सप्लेन करो क्या होता है। इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिटेक्शन रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है। और दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू राइट द रिस्क इन द प्लानिंग क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, डज एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? Okay, so there are no questions. So I'm just going to move forward. Analytical procedures क्या होते हैं? Analytical procedures is something जो आपको रिस्क के क्वेश्चन में करने पड़ते हैं to identify the risk etc. तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो फॉर कंपैरेटिव ईयर्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर सकते हो। दीज आर द बेसिक प्रोसीजर्स जो आपने आप में से कई लोगों ने F7 पढ़ा होगा, तो आप F7 के एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हो। जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करते हो तो ये वही प्रोसीजर्स हैं जो आप इसमें भी यहाँ पे भी कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ताकि आपको कंपनी के क्या बैलेंसेस कैसे मूव हुए हैं ओवर द पीरियड उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, मटीरियलिटी क्या होती है? इसमें मटीरियल बाय अमाउंट होता है, नेचर होता है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन याद कर लो। पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन बता दें। ठीक है, तो बेसिकली मटीरियलिटी और रिवाइज करना ज़रूरी होता है ओवर टाइम। मैम काइंडली माइट दी इम्पॉर्टेंट थ्रेट्स थेरी, इम्पॉर्टेंट थेरी जो है मैं साथ साथ मार्क कर रही हूँ, मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ऑफ दीज थेरीज जो इम्पॉर्टेंट है। आई हैव ऑल्सो मेड 30-day क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर यू पीपल, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं। उसमें एक प्लानर है कि कैसे आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर दैट इन द ग्रुप एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर पीपल हु वांट टू enroll in the crash course batch as well. So we have a complete guide how to prepare for the exam. तो उसमें ये सारे important topics भी मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हमारे पास जो है वो क्या, अब आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो थ्योरी की बात होगी। प्लानिंग की क्वेश्चन की बात करें, सो इन द नेक्स्ट P2P सेशन प्लीज़ डू साइन अप फॉर दैट एज वेल। उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्लानिंग के क्वेश्चन, इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं, पास एग्जाम्स की प्रैक्टिस करूँगी आप लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली यू पीपल कैन एनरोल इन दैट एज वेल। बट फॉर अ जनरल ओवरव्यू कि कैसे आप प्लानिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, बेसिकली आपने सिनारियो में से पढ़ के एक तो वही सिनारियो की वर्डिंग ज़रूर कॉपी करनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इसको कॉपी करके आपने इसमें मेंशन करना है। सबसे पहले मैंने अपनी क्लासेस में, ये सब बच्चे जो मेरी क्लास से पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क है या कंट्रोल रिस्क है या डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, ये वाली चीज़ें मैंने अपनी क्लास में बताई थी कि दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिस्क। आपने उसको कोई टाइप ऑफ रिस्क नहीं बना देना। अगर वो पेपर में पूछता है, टाइप ऑफ रिस्क वही 3 होती हैं, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन। दिस इज समथिंग जो हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है, जो हमें ईजी करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क इज एनीथिंग दैट रिलेट्स टू क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और अकाउंट बैलेंसेस, उनसे रिलेटेड चीज़ होगी। तो आपने सबसे पहले, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क की बात करूँ, सिनारियो से वर्डिंग कॉपी की, फिर आपने बताना है गाइडलाइन as per
आईफ्रेस। आपने अगर वो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो आपने कहना है एज पर IS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आपने इसको लिखना है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिर बताना है कि रिस्क क्या है। रिस्क है इन रिस्क है कि इन्वेंट्री माइट नॉट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इससे होगा क्या, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। इन्वेंट्री बैलेंस माइट बी ओवर स्टेटेड एंड दी एक्सपेंसेस माइट बी अंडर स्टेटेड। तो आपने इसको ऐसे लिखना है। मैंने आपको एक इन्वेंट्री की एग्जांपल दी है, बट जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क होते हैं जो IS38 से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया वाला जो होता है ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है। IFRS 15 से रिलेट करता है रेवेन्यू रिस्क। रेवेन्यू की अर्ली रिकॉर्डिंग होती है कि वो अर्ली रिकॉर्ड कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मीट हुई। फिर हमारे पास IS37 का रिस्क आता है, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड की। दीज आर द थिंग्स जो मैं इन जनरल बता रही हूँ कि वो ये वाली चीज़ें टेस्ट कर लेता है अक्सर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है हमारे पास इसके अलावा आ जाता है IS2 इन्वेंट्री का रिस्क, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। तो इस तरह के रिस्क जो है, अगर आप जितने पास एग्जाम्स करोगे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से रिस्क को पेपर में पूछ रहा होता है। कंट्रोल रिस्क फिर हमारे पास होता है कंट्रोल से रिलेटेड, इसके 2 मार्क्स होते हैं। कंट्रोल रिस्क के 1 मार्क फॉर कंट्रोल होता है, और 1 मार्क जो होता है वो हमारे पास उसकी मिटिगेशन के लिए, या जो हमारी रिकमेंडेशन होती है, रिस्क होता है और हमारी रिकमेंडेशन होती है, वो आप फिर उसमें मेंशन कर रहे होते हो कि आपके पास 2 तरह से ये टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने बताया कि रिस्क है, और फिर आप उसके लिए क्या करोगे, रिस्पॉन्स जो है आपका ऑडिटेड रिस्पॉन्स वो बताना होता है। डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो ऑडिटर से रिलेटेड होता है, ये यूजुअली आता है न्यू क्लाइंट पे। ठीक है, न्यू क्लाइंट से रिलेटेड जो रिस्क होता है बस वही इसमें हमारे पास AA लेवल पे टेस्ट हो रहा होता है। कंट्रोल रिस्क है समथिंग जिसमें मैनेजमेंट बाइस होती है, जैसे वो आ सकती है। ठीक है, तो आपने उसका ध्यान रखना है, और वो कैसे टेस्ट होगा तो आपने इसको देखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल। तो अगर आपको 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको 1 मार्क मतलब 8 रिस्क आइडेंटिफाई करने और उनके 8 रिस्पॉन्सेस लिखने हैं। रिस्पॉन्स आप कैसे लिखोगे, रिस्पॉन्स इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। रिस्पॉन्स लिखने का तरीका, आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर देख लो कि उस इशू रिलेटेड आप क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर सकते हो। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क है, अगर कोई और तरह का रिस्क है तो सिंपल यही होता है, इंक्रीज सब्सटैंटिव टेस्टिंग या इंक्रीज दी amount of substantive procedures that are performed on this area। आप किसी एक्सपीरियंस टीम मेंबर को ये एरिया दे दो, तो ये वाली सारी चीज़ें ही आप कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में नॉर्मली लिख रहे होते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क में बच्चों को थोड़ा सी मसला होता है कि इसका हम क्या रिस्पॉन्स लिखें, तो उसका रिस्पॉन्स इज इन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। जो आप उस एरिया के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर करोगे, जो उस स्पेसिफिक रिस्क को कैटर करने के लिए आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं, वो सारा कुछ इसका पार्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली द सिस्टम जो कोई भी कंपनी ने लगाया होता है खुद, ताकि वो अपनी कंपनी में फ्रॉड एंड एरर को रोक सके। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स आर। इनका फ़ायदा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑडिटर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल है। फ्रॉड रोकना है, फ्रॉड को हमने रोकना है। फ्रॉड को हमने बेसिकली सिस्टम्स में एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसका पार्ट होता है। फिर हम ड्यूरिंग दी ऑडिट हमारा सिस्टम जो है वो रिलायबल होगा, तो इट वुड बी ईजियर। फिर हम कंट्रोल वीकनेसेस जो हैं उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको प्लीज़ रीड, गिव इट अ रीड। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, वेरी सिंपल, वेरी ईजी। क्या क्या टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन प्लेस होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, जर्नल कंट्रोल्स है, इनपुट कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स, मास्टर फाइल कंट्रोल्स। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको याद कर रहे हो बैठ के कि ये क्या चीज़ होती है और स्टफ़। आपने बस इसको पढ़ना है, समझना है, दिमाग में बिठाना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस चेक है आपके पास, जो नंबर चेक है, डेट चेक, इस तरह की नॉर्मल चीज़ें इनपुट कंट्रोल्स में, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में आपको मेंशन की गई हैं। उसको एक बारी पढ़ें या समझें और जब मूव फॉरवर्ड विद इट, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसको प्लीज़ अच्छे से, ये OT केस में पूछ लेता होता है।
ठीक है, ये OT केस का सवाल है कि किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स में। बच्चे अक्सर कह देते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द ऑडिटर, इट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट के वो इंटरनल कंट्रोल्स को डेवलप करें, उनमें कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको ओवरकम करें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस की होगी उनको पता होगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत दफ़ा पेपर में पूछता है कैसे आप कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट कर सकते हो, दो टाइप्स बता दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दो। तो प्लीज़ लर्न दिस एज वेल। दिस इज समथिंग दैट आई वुड से कि आप याद करो। ठीक है, फिर अगर आपने हमसे कोर्स परचेज़ किया तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं और उनको क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्ज़ाम अलॉट के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। वेरी सिंपल, मैनेजमेंट लेटर, प्लीज़ इसके कॉन्टेंट्स को देख लेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्टेंट्स इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट लेटर के कंटेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिमिटेशन। दिस इज समथिंग प्लीज गिव इट अ रीड, पेपर में पूछ सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड सेल सिस्टम क्या है इसको पढ़ लो, परचेजिंग सिस्टम बताया हुआ है इसमें। उसके बाद वो क्या है, पेरोल का सिस्टम। अब मैं आपके पास हाथ आ जाती हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, कि हमारे कैपिटल सिस्टम, परचेज, नॉन करंट एसेट और वो सारा कुछ। इसके बाद ना सवाल कैसे आता है, देखो दो तरह का सवाल आएगा। एक आएगा कंट्रोल डेफिशिएंसी का सवाल। ठीक है, कंट्रोल डेफिशिएंसी में दो चीज़ें पूछेगा आपसे। वो पूछेगा वीकनेस बताओ। वीकनेस में आपने बताना जहाँ पे कंट्रोल वीक है, बहुत ऑब्वियस होता है कि कंट्रोल कहाँ पे वीक है। बता रहा होगा कि ऑथराइजेशन के बगैर कोई चीज़ खरीद ली। अब आपकी कॉमन सेंस भी बता रही है ना कि ये नॉट वाले सेंटेंसेस जो है वो कंट्रोल वीकनेस है, तो आपने उसको एक्सप्लेन, ये आइडेंटिफिकेशन का 0.5 है, 0.5 मार्क्स है एक्सप्लेन करने का। आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कंट्रोल वीकनेस क्यों है। मतलब अगर कोई बंदा प्रूफ नहीं करा तो क्या होगा, अनऑथराइज एक्सपेंस होगा, कंपनी को फ्रॉड का एरर, फ्रॉड का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए बता दोगे कि कंट्रोल्स वीक हैं तो क्या इशू होता है। इसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल से। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनको कंट्रोल्स के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, उनको समझ नहीं आती कंट्रोल्स के सवाल कैसे करने हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन। आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत ज़्यादा, दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, कि आप कंट्रोल्स के क्वेश्चंस कैसे करोगे। ठीक है, इसके बाद वो आपसे पूछेगा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन लिटरली जो काम नहीं हो रहा है आप उसको ये काम कर लो, उसका ऑपोजिट है। और फिर पूछता है टीओसीज। टीओसीज कभी इसमें भी पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है गुड कंट्रोल में, उसको वो कहता है डायरेक्ट कंट्रोल, गुड कंट्रोल नहीं कहता। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में पूछ लेता है कि बताओ डायरेक्ट कंट्रोल क्या है और उनके टीओसीज बताओ। तो इसमें भी आपने पहले एक्सप्लेन करना है, उसका 1 मार्क है और टीओसी लिखने का 1 मार्क है, रिकमेंडेशन का 1 है, वीकनेस का 1 है। ठीक है, तो टीओसी क्या है, टीओसी के एज एन ऑडिटर, क्योंकि आपने वो कंट्रोल नहीं बनाया, आप उसको टेस्ट करोगे। तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे, उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कोई भी नॉन करंट एसेट लेने से पहले उसको ऑथराइज करवाऊँ उस एक्सपेंस को, तो मैं देख लूँगी कि ड्यूरिंग द ईयर द नॉन करंट एसेट्स दैट वर परचेज वी वुड सी अप्रूवल्स फॉर दोस। वेरी सिंपल, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, बन गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, सोचना भी नहीं पड़ा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट इट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? I don't think so that anyone has any questions. अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है सब्सटैंटिव टेस्टिंग। सब्सटैंटिव टेस्टिंग में सबसे पहले मैनेजमेंट असर्शंस होती हैं। आपको मैनेजमेंट असर्शंस पता होनी चाहिए क्या क्या है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न दोस बिकॉज दे हैव नेवर बीन टेस्टेड इन द पास्ट, सो आई डोंट थिंक सो दैट दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड इन द पास्ट। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें सारे कट ऑफ वगैरह की असर्शंस आ जाती हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस और अकाउंट बैलेंसेस दोनों की असर्शंस आ जाती हैं। फिर सफिशेंसी क्या होती है, अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है। बहुत पहले उसने एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछ किया था, तो उसको एक बार
बार पढ़ लेना कि सफिशेंसी के क्या क्राइटेरियाज होते हैं और अप्रोप्रिएटनेस के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे टेस्ट कर सकते हो वो आपको जब आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिनके आपको पता होने चाहिए। रिसीवेबल के पूछ सकता है, इन्वेंट्री के पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे नॉन करंट एसेट्स के पूछ सकता है। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स टॉक टू मी द अदर डे और मैंने उनको बताया कि देखो बेस लाइन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वही रहते हैं। आप कास्ट कर लेते हो, आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हो, फिर इज समथिंग दैट कैन बी फिजिकली वेरीफाइड। अगर फिजिकली वेरीफाइड नहीं है तो आप रिकॉर्ड बेस लाइन रिकॉर्ड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू दी बेस लाइन रिकॉर्ड चेक कर लेते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। डिस्क्लोजर चेक कर लेते हो जो बेसिक में आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको प्रोसीजर्स याद ही करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो सोल्यूशन व्हाटसोएवर, बट दे आर नॉट सो डिफिकल्ट अगर आप उनको अपनी कॉमन सेंस से लिखना सीख लोगे क्या क्या असर्शंस और क्या क्या रिस्क होते हैं और हमने उनको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर लें बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये सारे प्रोसीजर्स हमारे पास आ जाते हैं। देयर इज़ नॉट रियली एनी थिंग टू एक्सप्लेन इन दी प्रोसीजर्स। जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अदर देन दैट ऑडिट रिव्यू की बात करते हैं। ऑडिट रिव्यू में 3 तरह के रिव्यू होते हैं। गोइंग कंसर्न रिव्यू होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू होता है, ओवरऑल रिव्यू होता है। गोइंग कंसर्न में आप जो भी कंपनी की गोइंग कंसर्न की असम्पशन है आप उसको टेस्ट कर रहे होते हो और उसके अपने प्रोसीजर्स हैं। सो यू नीड टू लर्न दैट। पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द फेवरेट टेस्टेड टॉपिक्स इन द एग्जाम, तो प्लीज़ लर्न दैट एज वेल। और सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको पता है, इसकी आपको जजमेंट करने को पेपर में वो पूछेगा कि वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये ओटी केस में पूछता है, ठीक है। प्लीज़ यार इनको समझ लेना कि क्या टाइमलाइंस हैं जिससे ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है। गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू लर्न दिस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है रिटन रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, हाउ दे आर ऑब्टेन्ड। इसको एक बार पढ़ लिया जाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन लेटर के कॉन्टेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ओवरऑल रिव्यू आता है जिसमें आप फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो, ओवरऑल रिव्यू की चीज़ें चेक करते हो और ये क्या क्या देखते हो आपने इसको भी याद कर लेना है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे हमारे पास फाइनली आ जाती है ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्ट। ओपिनियंस जो हैं हमारे पास वो किन किन टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, एडवर्ड्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो आई होप आपको पता होगा अनमॉडिफाइड तब होता है जब कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होती हैं। मॉडिफाइड तब होता है व्हेन देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इन्वॉल्व और आप उसको मॉडिफाइड ओपिनियन कह रहे होते हो, ठीक है। उसको क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर बेसिकली ओपिनियन आप देते हो। एडवर्स ओपिनियन is when there is a material and pervasive misstatement, तो आप उसको एडवर्स ओपिनियन देते हो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप कब देते हो, यू हैव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब देते हो व्हेन यू डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई भी जजमेंट एक्सप्रेस कर सको, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे होते हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये पेपर में कभी टेस्ट किया जाता है टॉपिक, कभी नहीं टेस्ट किया जाता, पर ओटी केसेस वगैरह में ज़रूर पूछ रहा होता है वो, ठीक है। मटीरियल अनसर्टेनिटी, फिर पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू नो अबाउट दी पैराग्राफ्स। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न प्लीज़ करेक्टली गिवन डिस्क्लोजर के लिए होता है। गलत डिस्क्लोजर दोगे तो वो ओपिनियन का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये उसको हाईलाइट करने के लिए होता है। फिर कैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आपने कैम याद रखना है कि कैम क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसकी बेसिस क्या होती हैं, क्या इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, सारा कुछ आपको कैम के बारे में पता हो। हर चीज़ आपको आनी चाहिए कि कैम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। फिर EOMP होता है, ये भी करेक्टली गिवन डिस्क्लोजर के लिए होता है अदर देन गोइंग कंसर्न, ठीक है। उसके बाद हमारे पास OMP आता है। ये जो कोई भी मैटर्स ऑडिटर बेसिकली डिस्क्लोज करना चाहता है अदर देन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इसमें बता सकता है। और अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास वो भी आता है कि अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं सही तो वो कहाँ पे आप दिखाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, बट द डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट हैज़ इशूज़, तो वो कहाँ दिखाओगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ बिन टेस्टेड इन द पास्ट।
फिर हमारे पास लास्टली आ जाता है ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग में से ओटी केसेस बनते हैं। दिस हैज़ नेवर बीन टेस्टेड, आई डोंट थिंक सो दिस हैज़ बीन टेस्टेड एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऑडिट सैम्पलिंग की टाइप्स होती हैं स्टेटिस्टिकल, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। हम स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होते हैं, सैम्पलिंग रिस्क आपको पता होना चाहिए। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ये मेथड्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन ओटी केस थिंग, ये ओटी केस में वो पूछ लेता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताएगा और कहेगा बताओ ये कौन सी टाइप है, उसने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। सो यू नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इट इज़। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक क्या होती है, हैपहैज़र्ड, ब्लॉक, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, नाम से पता चल रहा है। हैपहैज़र्ड में क्या करोगे, मॉनिटरी यूनिट में क्या होगा कि आपको वैल्यूज़ बता दोगे मॉनिटरी यूनिट की पॉपुलेशन में, हर का इक्वल चांस होगा ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पेपर में कभी कभी उसने बहुत पहले पूछा हुआ है, तो अब वो पूछ रहे, तो वी कैन नॉट से सो दैट इफ़ दे वुड आस्क इट और नॉट। फिर हमारे पास आ जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। कैट्स इज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। दिस इज समथिंग जो रिसेंट टाइम्स में हैज़ बीन इन वेरी अ ट्रेंडी टॉपिक इन दी ऑडिट वर्ल्ड एज वेल। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है। इफ़ देयर आर एनी एग्जामिनर रिपोर्ट्स, गो थ्रू दैम इन रिलेशन टू दिस, बिकॉज वो पेपर में पूछ सकता है कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स क्या होती हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, और एडवांटेज ऑफ कैट क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। लेकिन आपको और चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कैट्स बेसिकली होते क्या हैं। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप लिख ही लोगे, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स व्हाट आर दोज, यू नीड टू नो दैट एज वेल, ठीक है। फिर डेटा एनालिटिक्स हमारे पास आ जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा जो होता है, दैट हैज़ बीन समथिंग दैट ACC हैज़ बीन टेस्टिंग इन द रिसेंट ईयर्स अ लॉट। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एज वेल सो दैट यू आर अवेयर के ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं। फ्रॉड से रिलेशन में टाइप्स ऑफ फ्रॉड तो सच नहीं पूछता वो, लेकिन वो ये ज़रूर पूछता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है रिगार्डिंग फ्रॉड, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो। लॉज एंड रेगुलेशंस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछता है, प्रोसीजर्स पूछता है। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो कि एक ऑडिटर का काम नहीं है कि वो तमाम लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाइंस इंश्योर करे, ना उसका काम है कि वो नॉन कंप्लाइंस पकड़े। अगर उसको आइडेंटिफाई होती है तो फिर वो क्या करेगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर के, पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितना टाइम तक मेंटेन करना है, ये सब कुछ पूछ सकता है। ओटी केस पूछ सकता है, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है इन द CR पार्ट एज वेल। तो आपको ये आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, गिव इट अ क्विक रीड, इसको समझो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, मूव फॉरवर्ड विद इट, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस इज़ समथिंग जो रिसेंटली इम्पॉर्टेंट हमारे पास हुआ हुआ है। ये दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन टेस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो आपको ये आना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सवाल पेपर में आएगा अगर आप ओटी केस आ रहा है या CR आ रहा है, अगर कहीं ना कहीं देयर इज गोइंग टू बी अ टच ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्लीज़ नो कि कौन कौन से कमेटीज़ होती हैं, उनके कंपोजिशन क्या होती है, इंटरनल ऑडिट का क्या काम है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए। मैटर्स रिपोर्टेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अगर आपने प्रैक्टिस की अच्छे से तो आपने इसके क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। उस क्वेश्चन के आंसर से याद कर लो। 5 ही एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, तो यू नीड टू नो दैट एज वेल। और फिर वो ना कोई सिनेरियो बना के बता देता है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस चल रही है, बताओ इसमें इशूज़ क्या हैं, तो वो आपको आने चाहिए। तो अगर आपको ये बेसलाइन पता होगी कि क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या उसकी गाइडलाइंस होती हैं, तो तभी आप वो बता सकोगे। other than that you would not be able to do it. So please go through this. Please learn internal audit function के क्या क्या jobs होते हैं और वो external audit से कैसे differ करता है, because ये उसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। आउटसोर्स करने का एज कम्पेयर टू इन हाउस फंक्शन क्या बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज होते हैं, दिस हैज़ ऑल्सो बिन टेस्टेड इन द पास्ट। डू प्रैक्टिस दिस एज वेल। एंड देन हमारे पास लास्टली आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में दिस इज समथिंग जो अभी इन ट्रेंड है, जो हमने AAA के एग्जाम में भी देखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट्स उसने टेस्ट किया है। तो मे बी दिस इज समथिंग जो AA में भी वो कर सकता है। तो इसको पढ़ें, इसको
समझें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट्स कैसे डिफर करते हैं, कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं एज एन ऑडिटर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या पता पेपर में 5 मार्क्स का पूछ ले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिट के क्या बेनिफिट्स हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, यू नीड टू नो कि वो चीज़ें क्या होती हैं, तभी आप उसको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द इंटायर रिवीजन ऑफ थेरेटिकल टॉपिक्स ऑफ द AA एग्जाम. If you people have any questions regarding the theoretical topics, you people can drop it. From where can we practice? Just a second, I'm seeing the screen. Okay, so from where can we practice OTQs? You can practice OTQs from your Kaplan and BBB kits. वहाँ पे पास एग्ज़ाम्स भी होते हैं और वहाँ पे उन्होंने सेल्फ डेवलप्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो स्टडी हब है ACCA का, वहाँ से भी OTQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, any PDF where all theoretical questions are marked on? Basically, I do not have any PDF जहाँ पे मैंने questions mark किए हों. I do have a document जहाँ पे मैंने important theoretical topics mention किए हैं. तो आप अभी भी अगर आपने इधर से इसको mention किया है, आपने अगर ये वीडियो देखी है, तो आपके obviously आपको बता दिए गए हैं कि क्या topics हैं, तो वो theoretical direct testing ही होती है। आप बस यहाँ से याद कर लें और आप पेपर में वो लिख सकते हैं। बट आई डो नॉट हैव अ PDF जहाँ पे ये सारे मार्क्ड हों। मेरे पास आई डू हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू मेमोराइज। ठीक है, अदर देन दैट एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, then thank you so much everyone for joining. I'm going to end this session now. Allah Hafiz.